हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि पैट परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा समय अब नहीं रह गया है। सिर्फ 2 महीने का समय है। इसमें आपको पास आप ये समझ सकते हैं कि आपको फटाफट से अपना सिलेबस को पूरा करते हुए और फटाफट से रिवीजन पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। आपको कभी बिल्कुल भी निश्चिंत होकर नहीं बैठना है। आपको दिन रात लग के मेहनत करनी होगी, तभी आप जो आपका और हमारा लक्ष्य है 85 मार्क्स का, उसको अचीव कर पाएंगे। इसके लिए निश्चित है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दिन दिन में पढ़ना पड़ेगा, अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है, स्वयं पता है। इसके लिए मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है कि कंपटीशन कहाँ है, क्या लेवल है, और आए दिन जो होता है। उसके अलावा, कंपटीशन के अलावा जो दूसरी समस्याएं हैं, उस सबसे भी अवगत ही हैं। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आम लोग। हमारा काम सिर्फ पढ़ना है। इससे आगे अगर हम कुछ कर पाएंगे तो सभी लोग मिलकर करेंगे भी, लेकिन अभी हमारा काम सिर्फ पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक से। तो दोस्तों, कल हमने हिस्ट्री का पोर्शन शुरू किया था, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको प्रारंभिक कुछ बातें बताई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से आरंभ हुई और कैसा, क्या उसकी विशेषताएं थी, कुछ उसके अलावा कुछ उसके बेसिक्स, कुछ उसके स्थान, उसका विस्तार, इस सब के बारे में हमने कल चर्चाएँ की थी। आइए हम उससे आगे बढ़ते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के कल का रिवीजन फटाफट करते हुए आगे बढ़ते हुए हम आपको बहुत ही अच्छे शानदार सेशन को हम आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे कि आपको पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका नाम शुरू में सिंधु घाटी सभ्यता था, लेकिन जब इसके स्थल सिंधु घाटी के अलावा अन्य अन्य स्थानों पर भी प्राप्त होने लगे, तो इसका नाम, इसके सर्वप्रथम प्राप्त स्थल हड़प्पा के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया, और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही मुख्य रूप से पूरे विश्व में और थीसिस में, बुक्स में चर्चित हो गया। जैसा कि मैंने कल आपको बताया ही था कि कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो समय है, यही इसके लिए सबसे ऑथेंटिक समय माना गया है। इसलिए आप यही याद रखिएगा कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में ही सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। आपको अगर परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनता है तो वो समय इसी के बीच का, इसी के इर्द गिर्द का होगा। तो इसलिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब बातों को अपने आप ही याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये हड़प्पा हमने कल सब पढ़ लिया था, हमने इसको फटाफट बताते हैं आपको। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। आपको पता ही है कि पूरे दक्षिणी भारतीय उपमहाद्वीप ही क्या, पूरे दक्षिणी पश्चिमी एशिया में इससे पहले कोई भी सभ्यता, नगरीय सभ्यता नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता ही एशिया के दक्षिणी हिस्से की सबसे पहली नगरीय सभ्यता है। और जैसा कि आपको कुछ क्वेश्चन, फैक्टेबल क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक अलग सीरीज भी कराऊंगा, लेकिन जो साथ में हमारे नोट्स में है, मैं उसको आपको साथ साथ कराता हुआ आगे बढ़ता चलता हूँ। कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम, आपको याद रखना होगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन आपका बनेगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन है, तो आपको इसका फटाफट से आंसर लगाना होगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारत के पुरातत्व विभाग के जन्मदाता हैं। और वो मैंने आपको कल याद कराया ही था कि जॉन मार्शल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे 1921 में। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य सभ्यता थी। ये सब हमने कल पढ़ ही लिया था। अभी हम मोटा मोटी इसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का कल हमने बताया था कि यह सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में पाई गई सभ्यता थी। त्रिभुजाकार क्षेत्र में, जैसे कि हमने कल आपको बताया था। और इसके स्थल जो है, इसका उत्तरी सीमा मांडा, इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ से, और पश्चिमी सीमा सुतकांगडोर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ पर, और दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो कि गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, वहाँ तक इसका विस्तार था। दोस्तों, जैसा कि कल हमने आपको बताया भी था कि नदियों किनारे इस हड़प्पा स्थल के कौन कौन से नगर बसे हुए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप फटाफट से इन्हें देख लीजिएगा, और हम भी आपको एक बार बताते हुए आगे चलते हैं। और बाकी हम इसकी PDF नोट्स आपको साथ साथ प्रोवाइड कराते चलेंगे, जिससे आपको
रिवीजन में, पेपर के एग्ज़ाम टाइम में आसानी हो। आइए तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि नदियों के किनारे बसे हड़प्पा के स्थल कौन कौन से थे। तो हड़प्पा में सब नदियों के किनारे बसे स्थलों में मुख्य रूप से हड़प्पा, जिसका जल्दीबाजी में क्वेश्चन सिंधु नदी कराते हैं, आपको ध्यान रखना है इस बात का। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। और परीक्षा में ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, और बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा स्थल है, तो सीधा सीधा क्या क्वेश्चन होगा, लगा दो सिंधु घाटी। नहीं, लेकिन अगर आपको याद रखना होगा, यही चीज़ें आपको परीक्षा में और उससे आगे करेंगी कि हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, न कि सिंधु घाटी या अन्य किसी नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो ये है सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो आपको याद रखना होगा, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, जो कि गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ पंजाब में सत्तर नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर आपके यूपी के हिंडन नदी के तट पर स्थित है। सुतकांगडोर जो कि अफगानिस्तान का हिस्सा है, वो दासक नदी के तट पर स्थित है। और कुणाल हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। बनवाली राजस्थान में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और चोनुदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कल हमने आपको इसमें विस्तार चर्चा कर ही ली थी, बाकी आप हमारे PDF नोट से आपको इसको रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों आपको परीक्षा के लिए ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि हड़प्पाकालीन स्थलों के खोजकर्ता कौन थे। देखो ये स्थल तो 1500 हैं, सभी को याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो जिनसे परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी बनेंगे, उन स्थलों को हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं स्थलों में से महत्वपूर्ण स्थल जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मोहनजोदड़ो तो सबसे ही महत्वपूर्ण, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ये तो आपको किसी भी हाल में नहीं आप इनको भुला सकते हो। मोहनजोदड़ो के जो खुदाई, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दोनों की खुदाई आपको पता है कि 1921 में जॉन मार्शल जी की अध्यक्षता में हुई थी, और इसमें मुख्य खुदाईकर्ता मोहनजोदड़ो में राखलदास बनर्जी थे और मार्टिमर व्हीलर और राखलदास बनर्जी मुख्य रूप से थे। ऐसे ही हड़प्पा में दयाराम साहनी जी, आपको ये दोनों नाम जरूर याद रखने हैं कि मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी और हड़प्पा में दयाराम साहनी जी। आप कुछ भी करके, कोई ट्रिक फंसाइए, कुछ भी फंसाइए, आपको ये नाम जरूर याद रखने पड़ेंगे। उसके अलावा चुनमुदड़ो गोपाल मजमूदार, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। लोथल रंगनाथ राव, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, गुजरात का लोथल रंगनाथ राव। और ये जो है, ये लोथल, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। ये जो है प्रसिद्ध बंदरगाह भी था सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर। कालीबंगा राजस्थान, वो राजस्थान का, इसके खोजकर्ता है अमरनाथ घोष। ब्रजवासी लाल परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा के, इसमें एक दोस्तों, एक इसमें अन्य नाम, एक थापर जी का नाम भी है, थापर। तो थापर और ब्रजवासी लाल जी के बारे में अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बनवाली रविंद्रनाथ बिष्ट, ऐसे ही रोपड़ की काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रोपड़ के जो खोजकर्ता थे वो थे यगदत्त शर्मा जी। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आपको कौन कौन से मुख्य रूप से याद करते हैं कि मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी, हड़प्पा के दयाराम साहनी जी, लोथल के रंगनाथ राव जी, कालीबंगा के अमरनाथ घोष, ब्रजवासी लाल एवं थापर जी, और मुख्य रूप से रोपड़ के यगदत्त शर्मा जी। ये तो आपको मुख्य रूप से याद करने हैं। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि इसकी नगर विन्यास पत्ती जो थी, ये ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। ग्रिड सिस्टम का आप समझ ही रहे हैं कि सभी रास्ते, सभी गलियां, सभी एक दूसरे को चौकोर रास्ते पर काटती थी और सभी सुव्यवस्थित तरीके से फैली हुई थी। इसके लिए जालनुमा पत्ती को, इसी को ही ग्रिड पत्ती बोला जाता है। हम आगे बात करते हैं इनकी वास्तुकला के ऊपर। इनकी वास्तुकला के ऊपर से आप बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमने इसमें कुछ एक नया इनिशिएटिव किया है कि जिससे आप इसको, वीडियो को देखते समय हम आपको उससे जुड़े हुए फ़ोटोज़ जो उपलब्ध हो सके वो आपको प्रोवाइड करा सकें, जिससे कि आपको उसे पढ़ते हुए आपको महसूस हो और जो आप उसको बहुत अच्छे से अपने माइंड में रिकॉल करा सकें। तो दोस्तों ये आपको पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता
जो एक नगरीय सभ्यता थी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें इसके वास्तुकला के जो हिस्से में आता है कि इसके भवन 2 मंजिला भी थे, दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। ये आपकी जो सब भी विशेषताएं हैं इसके बारे में आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिएगा आप दोस्तों इस तरीके से। अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मकान है तो कोई मकान 1 मंजिला है, कोई मकान 2 मंजिला है। और सड़कें आप देख सकते हैं खुद से ही किस तरीके से सड़कों की व्यवस्था बिल्कुल सब कुछ एक समान तरीके से बना हुआ है कि बीचों बीच से एक समान तरीके से सड़क जा रही है। मकान एक अच्छी आकृति से सभी एक ही तरीके से बने हुए, और वो क्रॉसिंग उनकी आर पार इस तरीके से जैसे एक बिल्कुल सभ्यता होती है। और ये सच में ही अपने आप में लाजवाब है कि मेसोपोटामिया और ये मिस्र की सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं से आगे सिंधु घाटी सभ्यता का यही तरीका था जीवन यापन का, और ये सभ्यता सबसे अलग थी। आप इस फोटोज़ के माध्यम से आप आराम से समझ सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं अपने आप में क्या है। अब आप जैसे ही इसको देखोगे तो आप खुद याद रखोगे कि यह नगरीय सभ्यता थी, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और इसके भवन 2 मंजिला भी होते, मुख्यतः 1 मंजिला होते थे, कभी कभी 2 मंजिला भी होते थे। दरवाजे हमेशा सड़क की ओर खुलते थे। इसमें दोस्तों मोहनजोदड़ो जो स्थल है, यहाँ की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो अन्नागार थी। अन्नागार मतलब जहाँ पर गोदाम टाइप आप एक तरीके से समझ सकते हैं, जहाँ पे खाद्यान्न की सभी सामग्रियाँ एकत्रित एक स्थान पर रहती थी, वो अन्नागार कहलाता है। तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी जो इमारत मिली है वो अन्नागार है। फर्श कच्चे होते थे, शायद कल हमने आपको बताया या नहीं बताया, लेकिन हम आपको आज बता देते हैं कि सभी जगह फर्श कच्चे होते थे। सिर्फ कालीबंगा ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर पक्के फर्श के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कालीबंगा वो स्थान है जहाँ से हमको पक्के फर्श के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सभी जगहों पर हमको कच्चा ही फर्श प्राप्त हुआ है। ऐसे ही हमने कल आपको धोलावीरा की एक विशेषता बताई थी, शायद आपको याद होगी, नहीं याद है तो आप पिछले कल के नोट से देखिएगा, PDF से या क्लासेस से देखिएगा, आपको ये सब याद करना पड़ेगा, यही परीक्षा में आएगा। अब हम दोस्तों इनके बारे में बात कर लेते हैं, इनके एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर के बारे में कुछ ही मुख्य विशेषताएं हैं जिनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है कि विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन सिंधु वासियों ने किया था। सर्वप्रथम कपास पूरे विश्व में सिंधु वासियों द्वारा ही उत्पन्न किया गया था। इसका उत्पादन इन्हीं के द्वारा किया गया था। और सिंधु सभ्यता में दोस्तों चावल के साक्ष्य सबसे पहले लोथल से प्राप्त हुए हैं। बाजरा के साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। और रागी व सरसों इसके साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि सरसों थोड़ा काले रंग पर होती है, तो आप इसको ट्रिक से फंसा सकते हैं कि सरसों कालीबंगा सरसों, आप ऐसे करके जो भी करके आप इसको याद आपको करना पड़ेगा। और चावल और बाजरा दोनों ही लोथल क्षेत्र से मिले हैं, दोनों ही लोथल से आपको प्राप्त हुए हैं। और सिंधुवासी हल से भी परिचित थे। हल से परिचित थे ऐसा इसलिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके साक्ष्य बनावली में मिले हैं। बनावली जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है। बनावली में बच्चों के खिलौने इस तरीके के मिले हैं जिनमें हल बैलगाड़ी से हल को खींचते हुए, हम आपको आगे फ़ोटोज़ में भी दिखाएंगे कि किस प्रकार के खिलौने बच्चों के प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर ये कहा जाता है कि सिंधुवासी हल से भलीभांति परिचित थे। कालीबंगा में हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आपको ये सभी फैक्ट जरूर याद रखने हैं कि विश्व में कपास का सबसे पहला उत्पादन सिंधुवासियों ने किया। सिंधुवासियों को चावल के साक्ष्य लोथल से, बाजरा के साक्ष्य लोथल से, सरसों का जो उत्पादन वो कालीबंगा, ये आपको याद रखना है। सिंधुवासी हल से परिचित थे, और हल से परिचित क्यों थे इसका मैंने आपको बताया ही है कि बनावली जो स्थल है हरियाणा का, वहाँ से बच्चों के खिलौने इस प्रकार के प्राप्त हुए हैं। आपको याद रखना होगा कि गन्ने का उस समय पर कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन आ जाता है, उसमें 4 फसलें लिखी रहती हैं, उसमें एक फसल गन्ना भी होती है। तो आपको ये याद रखना होगा कि गन्ने का हड़प्पा सभ्यता में कोई भी स्थान नहीं है। तो ये आपको याद रखना, गन्ना कोई साक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। आइए ऐसे ही हम इनके पशुपालन में बात कर लें, इससे भी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है।
तो दोस्तों हम इनके पशुपालन के बारे में आपको बता दें कि सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित थे, भली भांति परिचित थे, किंतु वे उन्हें पालतू नहीं बनाते थे। उनको पालतू बनाना नहीं आता था। वो परिचित पूर्ण रूप से उनके चित्रों में उन देखा गया है, उन्होंने हाथी के चित्र बने हुए, घोड़े के चित्र उनसे परिचित थे, लेकिन उन्होंने कभी उनका पालतू के रूप में चित्र नहीं बनाए। कुत्ते के उनके चित्र हैं जिसमें उन्होंने कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में रखा है। ऐसे ही जो हमारा एक स्थल है सुरकोटदा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से हमें घोड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं हमको बिखरी टुकड़ों में एक स्थल से, सुरकोटदा। क्वेश्चन आ जाता है कि घोड़े की अस्थियाँ हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो वह स्थान है सुरकोटदा, जहाँ से हमें घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। और दोस्तों ऐसा ही सिंधुवासियों को गैंडा, बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था। इन सभी जानवरों के बारे में उनको जान था कि ये सभी जानवर जंगलों में रहते हैं। लेकिन एक बात ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का कभी कहीं भी कोई फोटो या कोई भी साक्ष्य किसी प्रकार का कभी प्राप्त नहीं हुआ है कि शेर थे या नहीं थे। तो क्वेश्चन आपका यही आता है, जैसे कि मैंने भी आपको कृषि में बताया कि कृषि में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन सी फसलें थी, उसमें वहाँ पे गन्ना डिफरेंट होता है कि गन्ना प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसे ही सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि शेर का लोग जल्दी में लगा देते हैं कि शेर तो होगा ही होगा, लेकिन हमको ये ज़रूर याद रखना है अगर आगे बढ़ना है तो शेर का वहाँ पर कोई भी साक्ष्य प्राप्त कभी नहीं हुआ है। आशा करते हैं कि आपके सभी आप समझ पा रहे होंगे भली भांति। अगर आप नहीं भली भांति समझ पा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा आप दोबारा से एक बार इस वीडियो को देखें और इसको समझें, क्योंकि यहीं सबसे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। और ये हम बात करते हैं इनके व्यापार और वाणिज्य के बारे में। दोस्तों ये PDF फॉर्म में आपको हो सकता है थोड़ा फास्ट लगे, लेकिन ये फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके पास समय काफ़ी कम है, दूसरा हम जो है हमारे पास अगर हम रिकॉर्डिंग करके हम आपको सामने एक इस बोर्ड पे आके पढ़ाएं तो शायद काफ़ी समय हमारा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में चला जाता है, और यहाँ पर हमारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रहता है, पढ़ाने पर रहता है। इसलिए थोड़ा आपको लग सकता है कि थोड़ा फास्ट है, क्योंकि कोई बीच में जोक नहीं आ रहा है, कोई कमेंट्स नहीं आ रहा है, तो ऐसा लग सकता है आपको। लेकिन आप अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करके आप समझेंगे तो यही आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको ज़रूरत है पढ़ाई के लिए फटाफट कंटेंट की, जिससे आप फटाफट सब कुछ समझ के फटाक से अपने जीवन में सफलता पा के आगे बढ़ पाए। तो आइए बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य के बारे में। तो इनके व्यापार और वाणिज्य में बस मुख्यतः कोई ऐसा मुद्रा का विनिमय नहीं था कि मुद्रा का लेन देन हो। इनके समय में तो क्रय विक्रय के लिए हमेशा वस्तु विनिमय का आधारित थी। वस्तु विनिमय का मतलब ऐसे समझ ले कि जैसे मेरे पास चावल है, आपके पास गेहूँ है, तो मैंने आपसे बोला कि भैया मुझे चावल दे दीजिए, मुझे चावल ले लीजिए और मुझे गेहूँ दे दीजिए। तो आपने अपना उसका लगाया कि ठीक है, तो तुम इतने चावल के बदले में मैं इतना गेहूँ ले लेता हूँ। मैंने लकड़ी के बदले में किसी से कांसा ले लिया, किसी ने उसके बदले में ऐसे ही कुछ खाने का सामान ले लिया। मतलब सब कुल मिलाकर वस्तुओं का ही आपस में लेन देन होता था। मुद्रा का कोई ऐसा प्रचलन नहीं था। मोहरे वोहरे काफ़ी प्राप्त हुई है, लेकिन मुद्रा नहीं प्राप्त हुई है, इसका कोई प्रचलन नहीं था उस समय में। और सिंधु घाटी सभ्यता के कहीं हमको इस तरीके से, जैसे हमें गोदीवाड़ा प्राप्त हुए हैं, जैसे गोदीवाड़ा लोथल ही एक प्रसिद्ध गोदीवाड़ा है। तो ये सब गोदीवाड़े से हम सबको क्लियर इस बात की हो जाते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का अन्य सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार था। और उसके अलावा जैसे मोती और बहुत सारी विदेशी चीज़ें जो भारत में नहीं पाया जाता तो और वो उन स्थलों पर पाए गए हैं, तो ये सब चीज़ें अपने आप में ही बता देती हैं कि अन्य सभ्यताओं के लोगों के साथ सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार था मुख्यतः। देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, मैं आपको बता दूंगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनमें कहाँ से बनता है। दोस्तों प्रमुख आयातित वस्तुएं कहाँ से हम क्या क्या प्राप्त करते थे। तो दोस्तों टीन हम अफ़गानिस्तान से प्राप्त करते थे, वह ईरान से प्राप्त करते थे। तांबा खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त करते थे। ये हमें बिल्कुल याद रखना होगा कि हम तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। तांबे का स्थल हमारा खेतड़ी राजस्थान, जो हमारा तांबे का प्रसिद्ध स्थल है, हम यहाँ से तांबा प्राप्त किया करते थे। आप याद रखिएगा, तांबा खेतड़ी राजस्थान में दोबारा बता चुका हूँ। ऐसे ही हम चांदी अफ़गानिस्तान से, ईरान से, सोना अफ़गानिस्तान में दक्षिण भारत से, शीशा ईरान अफ़गानिस्तान से, लाजवर्थ मेसोपोटामिया अफ़गानिस्तान से। तो आप तांबा खेतड़ी राजस्थान के अलावा आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान से लगभग सभी चीज़ें
अफगानिस्तान के साथ शामिल है। तो तांबे के अलावा और कहीं किसी चीज़ को आए मुख्यतः, तो आपको ऑप्शन में कुछ ना सूझ रहा हो और अफगानिस्तान हो तो अफगानिस्तान पर ही कोशिश कीजिएगा। बाकी आप इनको सबको बेहतर तरीके से याद कर ले तो बहुत ही बेहतर है। 2 चीज़ें तो आप बिल्कुल याद रखें, टीन अफगानिस्तान और ईरान से, और तांबा खेतड़ी और राजस्थान से। ये तो बिल्कुल मस्ट है आपके लिए। और जब सारा सब कुछ ही पैसा वैसा सब पैसा नहीं था, मतलब कि जो भी जितना भी वस्तु विनिमय की मुख्य चीज़ें थी वो सभी किसके हाथों में थी? शिल्पियों के हाथों में थी। तो इस तो क्लियर है कि इस सभ्यता के जो शासक लोग जुड़े हुए थे वो शिल्पी और व्यापारी लोग ही होंगे। तो इस तरीके से कहा जाता है, संभवतः कोई इसका पक्का तो सोर्सेज नहीं है, लेकिन संभवतः हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों एवं व्यापारियों का शासन था। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं इनके धर्म के बारे में। धर्म के बारे में मुख्यतः जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी मैं पिछले से पहले बताएं, ऐसे ही आगे यहाँ भी आगे बताता हुआ आपको आगे बढ़ूँगा। हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपको ये बात बिल्कुल याद रख लेनी है कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कोई मंदिर नहीं हुआ करते थे, मूर्तियाँ थी लेकिन मंदिर नाम की कोई जगह नहीं थी। न ही कोई मंदिर जैसे कोई स्थल और भी थे, कोई ऐसा स्थल धार्मिक स्थल नहीं थे। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता का एक स्थल है, वहाँ पे हमें एक मोहर प्राप्त हुई है जिसपे स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मुझे जो है स्वास्तिक चिन्ह वाली मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपको याद रखना होगा कि मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक चिन्ह वाली मोहर प्राप्त हुई है। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों ये है कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे, लेकिन मंदिर वगैरह नहीं थे, लेकिन पूजा वो करते थे। तो जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। कुबड़ वाले सांड की पूजा होने से दोस्तों मतलब है, हम आपको दिखा दें, हमने उसकी इमेज लगाई हुई थी। हाँ, ये रहा कुबड़ वाला सांड। देखिए इस तरह के ये चित्र हमको प्राप्त हुए हैं। इस तरह तो इनसे जगह जगह इनकी पूजा के अर्चना के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो यही कुबड़ वाला सांड हुआ करता था, और इसी की ही हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से पूजा हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता में लोग वृक्षों की पूजा करते थे। ये लोग प्रकृति के नज़दीक थे और प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे। प्रकृति के ही अनुसार उन्होंने अपने देवता बनाए, प्रकृति के अनुसार ही ये सब कुछ अपना सारा पूर्ण जीवन यापन किया। तो ये लोग वृक्ष पूजा करते थे, जिसमें पीपल व बबूल की पूजा मुख्यतः रूप से होती थी। और तो दोस्त एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लीजिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, माफ़ कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिले हैं। उसमें मुख्य रूप से पीपल व बबूल की पूजा होती थी। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा वृक्ष, पीपल का वृक्ष और बबूल का वृक्ष, जिनकी पूजा मुख्य रूप से हुआ करती थी। ऐसी सिंधु सभ्यता के लोग प्रेतवाद, पुनर्जन्म में के विश्वास रखते थे। तो अब क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन देखिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या बनता है, और बना हुआ है इसलिए बता रहा हूँ कि सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे या नहीं रखते थे? तो आपको इसका आंसर लगाना है, वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ऐसे ही जैसे हमने धर्म के बारे में बात की, तो हम थोड़ा सा इनके अंत्योष्टि संस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। अंत्योष्टि संस्कार के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में अंत्योष्टि 3 प्रकार से होती थी: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में तो दोस्तों वो संपूर्ण रूप से एक तरीके से आप कवर के तरीके से उसको दबा दिया जाता था। और आंशिक समाधिकरण में दोस्तों उनके मांस को उसके शरीर से अलग करके तो तब उनकी हड्डियों को दबाया जाता था। जो भी उनका एक अपना तरीका था, वो उनको अपना एक मानना होगा, जो भी होगा। एक तीसरी पत्ती दाह संस्कार की पत्ती थी, जिसके बारे में आप भली भांति समझते हैं। तो अंत्योष्टि के प्रकार में दोस्तों ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या बनते हैं वो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि युग्म समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है।
युग्म समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हुआ लोथल से। लोथल जो कि गुजरात का एक स्थल है, यहाँ से युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं, लोथल गुजरात से। और ये मैं आपको बता दूं कि विद्वान लोग इसको सती प्रथा के रूप में भी देखते हैं कि ये सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य है। लोथल का जो जहाँ पे युग समाधान प्राप्त हुए हैं, लोग इसको सती प्रथा के रूप में देखते हैं। ऐसे ही रोपड़ में एक मालिक के साथ कुत्ता का दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ जो कि पंजाब का क्षेत्र है। अब याद करने आप समझ सकते हो कि कैसे आप याद करोगे। देखो मैंने तो अपनी पढ़ाई के टाइम में ऐसे याद कर लिया था कि जो लोथल गुजरात का हिस्सा है, और गुजरात के लोग गरबा में बड़े प्रेम से पति पत्नी गरबा का नृत्य करते हैं, तो वो युग्म में पति पत्नी रहते होंगे, तो वहाँ पे युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं जो कि गुजरात के हिस्से में प्राप्त हुए हैं। गुजरात का महत्वपूर्ण स्थल लोथल है, मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ था। रोपड़ के बारे में मैंने ऐसे कर लिया था कि रोपड़ में मालिक अपना मस्त लोग बन के पंजाबी लोग रहते हैं, और अपना माफ़ कीजिएगा मेरा अपना तरीका था बस ये, इससे आगे कुछ नहीं, कि वो अपना बस मस्त हो गया, अपना अपने सभी ड्रिंक व्रिंक किया, और वहीं पे उसका कुत्ता एक्सपायर हो गया, और वहीं पे वो भी अपना मौज मस्ती। सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने तो बस एक तरीके से इसको फंसाया हुआ था अपने दिमाग में। आप भी कुछ ऐसा ही बना सकते हैं, अपने दिमाग में फंसा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा आपको याद रखने के लिए, युग्म समाधान इस तरीके का जो स्थल है ये हमको लोथल से प्राप्त हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, वरना आप कहेंगे मास्टर पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, हमको नरकंकाल दिखा रहा है। आइए हम बात करते हैं इनकी लिपि के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी, उसके लिपि कोई पढ़ी तो गई नहीं है आज तक, इस लिपि को पढ़ लिया गया हो या कुछ कर लिया गया हो। बस इस लिपि के से तो कुछ अंदाजे लगाए गए हैं, इसके वर्ड्स अब हमको कुछ प्राप्त हुए हैं, लेकिन आज तक उनको पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम आप समझते हैं ना, जो सबसे पहले जो कल हमने आपको बताया था, अलेक्जेंडर कनिंघम गए थे और इसकी खोज के लिए, लेकिन वो कुछ ज़्यादा पता नहीं कर पाए थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता भी इनको ही बोला जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो आपको याद रखना है कि सिंधु लिपि के बारे में सबसे पहले जो विचार किया था पढ़ने के लिए, ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। और सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास जो किया L.A. वेंडल ने किया। तो सर्वप्रथम जो विचार किया कि भाई इस पर कुछ करते हैं, इस पर कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसा इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये अलेक्जेंडर कनिंघम का था। और इसको पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास L.A. वेंडल जी ने किया। सिंधु लिपि एक भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का मतलब है कि दोस्तों ये चित्र के रूप में अपने भाव को प्रकट करते थे। ज़्यादातर शब्दों की तो जगह तो इस तरीके से शब्द जैसे चाइनीज भाषा, लेकिन इन शब्दों से ज़्यादा उनके बीच में लिखावट में चित्र होते थे। तो ये जो है ये इन्हीं भाव पर आधारित इनकी लिपि थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु लिपि किस प्रकार की लिपि है, तो सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। सिंधु लिपि के चित्रों में मुख्यतः मछली, चिड़िया और मानवाकृति के आदि के चिन्ह हमको प्राप्त होते हैं। मछली, चिड़िया और मानवाकृति आदि चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता में हमको प्राप्त होते हैं। सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हम कैसे लिखते हैं देखिए, हम लिखते हैं दोस्तों बाएं से दाएं, बाएं से बढ़ते हैं और दाएं तरफ को लिखते चले जाते हैं। लेकिन सिंधु लिपि इसके अपोजिट दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। तो इससे हमको याद रखना है कि सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक थी और सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फैक्ट हैं, जिन फैक्ट को मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, आपको याद रखने होंगे। आप PDFs के इनको पढ़ सकते हैं और जल्दी जल्दी आप अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं आपको ये फैक्ट बताता हूँ। तो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि सिंधु सभ्यता एक प्रागैतिहासिक युग को, प्रागैतिहासिक ये तो सीधा है, प्रागैतिहासिक में इसको इसे रखा हुआ, पढ़े ही नहीं गई है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये प्रागैतिहासिक युग में इसको रखा ही गया है। मैंने कल भी आपको इस बारे में बताया था। ऐसे ही मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। मुख्यतः सबसे ज़्यादा इनको द्रविड़ ही ज़्यादातर पुस्तकों ने माना है। तो आपको यह रखना है याद कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। और सबसे सर्वाधिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात में प्राप्त हुए हैं, ये भी मैंने कल आपको बताया था।
लोथल एवं सुतकोटड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। बंदरगाह, इनको गोदीवाड़ा भी बोला जाता था। लोथल और सुतकोटड़ा ये दोनों ही महत्वपूर्ण स्थल हैं। ये क्वेश्चन इनसे बनता है और काफ़ी बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नहीं है या कौन सा बंदरगाह है। तो उसमें दो ऑप्शन में से ये दो ही ऑप्शन में से होता है, तीसरा कोई जगह नहीं होती है। लोथल या सुतकोटड़ा से उनमें से एक कोई ऑप्शन में ज़रूर अवेलेबल होता है। तो आपको वहीं पे उसको टिक करना है, आपको याद रखना होगा। मन के बनाने के कारखाने आपको लोथल में और चिन्होदुडो से प्राप्त हुए हैं। मन के हम आपको आगे दिखाएंगे मन के किस प्रकार के होते हैं। तो मन के बनाने के कारखाने में लोथल और चिन्होदुडो से हमको प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं में जौ थी। ठीक है दोस्तों, कोई आजकल की नए ज़माने की फसलें वहाँ पे आलू वालू ये नहीं थी। मुख्य फसलें जो थी गेहूं और जौ थी। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर क्वेश्चन बनता है। अब ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन ही बनते हैं इससे। और ये ना सोचना कि क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन ठीक ठाक डाटा है सिंधु घाटी सभ्यता के पास अपना, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है 90% क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं अभी कि लोथल सुतकोटड़ा, उससे पहले मैंने आपको गेहूं के बारे में बताया, सिंग के बारे में बताया, जो आपको याद रखने हैं। ऐसे ही इस तरीके का फैक्ट ये भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी। तो वहाँ गन्ने की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल गेहूँ व जौ थी, जो कि आपको याद रखना होगा कि मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी। तौल की इकाई की 16 के अनुपात में होती थी। या 16 आना 4 आना ऐसे बोलते हैं, 16 ही इकाई। जब जैसे बचपन में जब आप 1 रुपये की टोपियाँ लाते होंगे ना, वो ऑरेंज वाली, वो 16 ही आती होंगी। जो बच्चे 1995 या से 98 के बीच में पैदा हुए होंगे, उसके बाद वाले बच्चे ने तो 8 या 10 ही ली होंगी। तो 16 के ये अनुपात, 16 का तो हमेशा ही 16 आना भारत में प्रचलित रहा है, इस तरह की है। तो 16 के अनुपात में उस समय भी 16 के अनुपात में तौल की इकाई थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में करते थे। ये धरती को पूजते थे और कहते थे कि यही उर्वरता की देवी है, यही हमको खाना पीना देती है, इसलिए वो धरती माता की पूजा करते थे। और मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मातृ देवी की मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ, ये देखिए, ये मातृ देवी की तस्वीर है। ये जगह जगह जो उनके प्रमुख स्थलों पर पाई गई तस्वीर है, ये मातृ देवी की तस्वीर है, जो सिंधु सभ्यता के बारे में आपको बताती है कि ये सभ्यता कितना ज़्यादा डेवलप्ड सभ्यता थी। आप खुद देख सकते हैं कितनी सुंदर मातृभूमि की मातृ देवी जी की तस्वीर है। तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, आपको याद रखना होगा। और पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। तो पर्दा प्रथा भी सिंधु सभ्यता में थी। पर्दा प्रथा से याद आया, मैंने आपको अभी ऊपर क्या बताया था कि सर्वप्रथम सती प्रथा का अगर हम पूछा जाए, सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है, तो लोथल से, जहाँ से हमको युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं। ओके दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं हड़प्पा काल के स्थलों की, कुछ इंपॉर्टेंट स्थल जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आइए फटाफट हम इनको आगे, फैक्ट हैं सब कुछ पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप इनको रिवीजन के लिए PDF से पढ़ लीजिएगा, दोबारा से वीडियो क्लासेज एक बार फटाफट देख लीजिएगा, आपका सभी रिकवर हो जाएगा। हड़प्पाकालीन स्थल, हड़प्पाकालीन स्थल दोस्तों, हड़प्पा जैसे कि मैंने आपको बताया था सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, यह रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। और दयाराम साहनी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की गई थी, जो कि आगे आएगा। तो आपको याद रखना है कि रावी नदी के तट पर स्थित है, दयाराम साहनी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहाँ पर हमें शंख का बना हुआ बैल, नटराज की आकृति वाली मूर्तियाँ नटराज की आकृति की मूर्तियाँ, जो चोल शासक वंश के बारे, चोल शासकों के समय में प्रथम रूप से उससे बनाई गई थी सर्वप्रथम। लेकिन उससे पहले जो इनके पत्थर से जो आकृति बनी हुई प्राप्त हुई थी, नटराज की आकृति वाली मूर्ति, ये हड़प्पा नामक स्थल से ही प्राप्त हुई थी। यहीं से क्वेश्चन आता है कि पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह भी सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से ही प्राप्त हुआ है। मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है। सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री का चित्र, जिसके गर्भ से पौधा निकला हो दिखाई दे रहा है, प्राप्त। ये इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह ये इंपॉर्टेंट है, दो मुख्यतः रूप से इंपॉर्टेंट है, जिसके हमें आपके लिए फ़ोटोज़ भी लाए हैं। देखिए, एक तो गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिसको ये पूजा करते थे, जो मानते थे। और ऐसे ऐसे ये तस्वीरें बहुत जगह प्राप्त हुई है।
दूसरा ये आपके सामने तस्वीर में आपको बता दूँ, नटराज की मूर्ति की जो तस्वीर है ये सिंधु घाट, ये भी इसी सभ्यता की है। दोनों जो ही महत्वपूर्ण जो तस्वीरें हैं यहाँ से प्राप्त हुई हैं, मूर्तियाँ आप इनको जो भी कह सकते हैं, ये सिंधु हमको हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से अब आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाट, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज जो हुई थी 1921 में हुई, दयाराम साहनी जी के द्वारा हुई थी। रावी नदी के किनारे पर यह स्थित है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और 1922 में राखलदास बनर्जी, इससे एक साल बाद, इसके एक साल बाद जो है इसकी खोज हुई थी। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे हमको भवन पक्की ईंटों के द्वारा निर्मित मिले हैं। सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं। प्रवेश द्वार जो थे गलियों में बने हुए थे। कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति के बारे में आपको दिखा दूँ। कांसे की नर्तकी की मूर्ति ये रही दोस्तों। कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से हमको इस स्थल से प्राप्त हुई है। आप देख सकते हैं यही मूर्ति है जो हमको यहाँ से प्राप्त हुई है। एक सिंगी पशु आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है। एक सिंगी पशु आकृति की मोहर प्राप्त हुई है। ये रही आपकी एक सिंगी पशु आकृति मोहर जो हमको इस स्थल से प्राप्त हुई है। आप इसको देख सकते हैं। हमने फ़ोटो इसलिए ही लगाए हैं कि इससे आपको पढ़ने में आसानी हो और आप फटाफट इनको रिवाइज कर सकें, और आपको इंटरेस्ट भी आपका हमारी PDF जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बराबर बना रहे। ऐसे ही आपको ये तो फैक्ट सभी को याद होगा कंपटीशन वाले बच्चे को कि मोहनजोदड़ो को ही मौत का टिल्ला भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में शव हमको प्राप्त हुए हैं, इसलिए मोहनजोदड़ो को मौत का टिल्ला भी कहा जाता है। तो आइए इसको क्या क्या हमने मुख्य देखा था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की खोज की गई है। भवन पक्की ईंटों द्वारा निर्मित हैं। सीढ़ियों का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रवेश द्वार गलियों में है। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मौत का टिल्ला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो कहा जाता है। एक सींग पशु आकृति वाली मोहर जो हमने आपको अभी दिखाई है कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्थल लोथल पर। तो लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। और यहीं से हमको गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गोदीवाड़ा मतलब दोस्तों बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हम अभी आपको इसके बारे में अच्छे से समझाएंगे, बहुत खूबसूरत तरीके से समझाएंगे। गोदीवाड़ा के साक्ष्य हमको लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है जिसमें गोदीवाड़ा लिखा रहता है या बंदरगाह लिखा रहता है कि उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसके साक्ष्य हमको लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल तो बहुत क्वेश्चन ये आता ही आता है एग्जाम में। दो मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है। हाँ, और ये छूट गया था चावल में बाजरा के साक्ष्य, जो कि हमने आपको कृषि में समझाया था कि चावल और बाजरा दोनों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल से प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा हमने आपको बताया था कि कालीबंगा में से सरसों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। काली सरसों हमने आपको ऐसे जोड़ के बताया था। पंचतत्व के चालाक लोमड़ी का अंकन किया था। देखिए गुजराती लोगों को कहा ही जाता है कि गुजरात के लोग चालाक व्यापारी होते हैं। तो चालाक लोमड़ी का जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो भी हमको पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी का अंकन जो प्राप्त हुआ है वो लोथल से ही प्राप्त हुआ है। आप ये याद रख सकते हैं इसको अपने इसी तरीके से। बत्ते मम्मी को उदाहरण पर आप तो बत्ते वर्षेंगे, ये आपके लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको तेजी से पढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे पर स्थित राज्य है। राजस्थान का एक स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में आपको बता दूं मैं दोस्तों कि कालीबंगा में इसका शाब्दिक अर्थ ही काली चूड़ियाँ हैं। कालीबंगा, आप इसको ऐसे ही बंगा को बैंगल से जोड़ सकते हैं कि ब्लैक काली बैंगल्स, तो काली की बैंगल्स मतलब काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। और कालीबंगा से ही मैंने आपको बताया था सरसों के साक्ष्य है। और जूते हुए के जो खेत हैं वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। जूते हुए खेत का साक्ष्य सरसों का यहीं से प्राप्त हुआ है। और ये बैंगल्स हैं इस तरीके से ब्लैक कलर में, रेड कलर में, मुख्य रूप से ब्लैक कलर में ज़्यादा थी और रेड कलर में भी, दोनों ही कलर में कालीबंगा से हमको चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। एक सींग वाले देवता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो हमको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि शल्य क्रिया का सबसे पहला उदाहरण क्या है। तो शल्य क्रिया का सबसे पहला उदाहरण है कि एक बच्चे का शव प्राप्त हुआ है जिसके कपाल में छेद था। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि इसके लिए शल्य क्रिया तो मैं आपको भाषा में दूसरे में बदल बता दूँ, सर्जरी
शल्य क्रिया को, सर्जरी जो आज के समय बोला जाता है वो शल्य क्रिया के लिए बोला जाता है कि शल्य क्रिया के सबसे पहले साक्ष्य हमको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो कपाल में छेद, ऐसे आप कैसे कालीबंगा कैसे कपाल, तो कालीबंगा में हमें कपाल में छेद वाले बालक का शव प्राप्त हुआ है, यही शल्य क्रिया का प्रथम उदाहरण है। चुनहुदड़ो, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर कि हम आपको बताएंगे मन के क्या होते हैं। तो मन के दोस्तों यही होते हैं जो आपकी मालाओं में सुंदर सुंदर मोती टाइप जो पड़े होते हैं ना, ये मन के ही होते हैं। तो चुनहुदड़ों से मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, और यहीं पर भी ईंट पर एक बिल्ली ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो पैरों के निशान, जैसे गीली ईंट पर उस कुत्ते के पैरों के निशान पड़ गए, तो उस तरह की ईंट हमको प्राप्त हुई है, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह। बनवाली हरियाणा का जो स्थल है, यहाँ से हमको क्या मिला है, यहाँ से हमको अच्छे किस्म के जौ की प्राप्ति हुई है। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, और यहाँ से हमें अच्छे किस्म के जौ की प्राप्ति हुई है, और साथ में हमको हल्की आकृति वाले खिलौने प्राप्त हुए हैं। और हरियाणा वालों ने तो शुरू से ही खेती बाड़ी पे पूरा जोर लगा के रखते हैं। तो आप यहाँ भी देख लीजिए, इनको यहाँ भी साक्ष्य प्राप्त हो गए कि हल्की आकृति वाला खिलौने यहाँ से प्राप्त हुए। तो आप ये देखिए, ये खिलौने, इस टाइप के ही खिलौने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कैसे दो बैल हैं और पीछे एक ये हलनुमा बना हुआ है बैल, इस तरीके के सभी साक्ष्य बच्चों के खिलौने के रूप में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वो ऐसी ही बहुत सारी आकृतियाँ हैं जो बनवाली से प्राप्त हुई हैं। तो आपको याद रखना होगा, बनवाली से हमको हल्की आकृति वाले खिलौने प्राप्त हुए हैं, जिससे हमको पता चलता है कि ये हड़प्पा सभ्यता के लोग हल से भी परिचित थे। पंजाब का रोपड़ से सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि मैंने आपको बताया कि मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो हमको रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। रोपड़ जो कि सतलुज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। धोलावीरा आपको याद रखना है। धोलावीरा राखी गढ़ी से पहले सबसे बड़ा स्थल भारत में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। धोलावीरा से क्वेश्चन आता है कि जल प्रबंधन के लिए जलाशयों की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो जल प्रबंधन के लिए जलाशयों की प्राप्ति धोलावीरा से हुई है, जहाँ पर 16 जलाशय पाए गए हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से, ऐसे भिन्न, जैसे आप इन फोटोज़ में देख सकते हैं। ये दूर दूर तक, इस फोटोज़ में दूर दूर तक जलाशय निर्मित हुए हैं, और इस तरीके से इसी का ही, इन्हीं फोटोज़ का यह हिस्सा है। अब देखिए ये जलाशय है, और ऐसे ही जलाशय सभी जो है सिंधु घाटी से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता बोल रहा हूँ, धोलावीरा के जलाशय ही हैं। इसमें मुख्य रूप से 16 जलाशय प्राप्त हुए हैं। तो धोलावीरा से आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे जल प्रबंधन के लिए 16 जलाशयों की प्राप्ति हुई है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। वो लोथल कहाँ था? वो भी गुजरात में स्थित है। सबसे बड़ा गोदीवाड़ा है, आपको ये याद रखना है। ओके, थैंक यू। अब मैं आपको बता देता हूँ सुरकोटदा के बारे में। सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ में स्थित है, और यहाँ से सबसे मुख्य रूप से, मैंने एक परीक्षा दी थी कुछ समय पहले, मेरे याद नहीं आ रहा है, UP-SSC की 2018-19 में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, UP-SSC था, UPPCL थी परीक्षा थी शायद वो, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का साक्ष्य जो हमको प्राप्त हुआ है वो सुरकोटदा गुजरात से प्राप्त हुआ है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप, जैसे कि आज के टाइम में मॉल टाइप होता है, तो इसी तरीके से वहाँ एक या 2 मंजिल नुमा जगह थी, और जिसमें मार्केट टाइप वो बना हुआ था। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमें सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। और घोड़े की अस्थियाँ भी हमको यहीं से प्राप्त हुई है। घोड़े की अस्थियाँ का एकमात्र स्थल है जहाँ से हमको घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई है। ऐसे देख सकते हैं आप, ऐसे खंड खंड में विभाजित अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं, कोई कंकाल पूर्ण से जुड़ा हुआ प्राप्त नहीं हुआ। इसके घुटने, जैसे आपको घुटने और इस तरीके की और भी उसके शरीर के अलग अलग उनके हिस्से जो भी हमको प्राप्त हुए हैं, घोड़े की हड्डियाँ हैं सब। तो सुरकोटदा से दो क्वेश्चन बनते हैं कि सुरकोटदा से क्या प्राप्त हुआ है। एक तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और दूसरा घोड़े की अस्थियाँ जो हमें सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, पतन के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा हमारे माइंड को एक आइडिया होना चाहिए कि इसके पतन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए एग्जैक्ट कारण तो कोई नहीं बता सकता है कि इसके पतन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य पुरातत्वविदों का, इतिहासकारों का और अन्य बुद्धिजीवी वर्ग का जो मानना है वो आपके सामने है
कि इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो पारिस्थितिकी असंतुलन हो सकता है कि वो पारिस्थितिकी में प्रकृति के साथ सामंजस्य न हो पाने की वजह से पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई हो। दूसरा, घग्गर और सरस्वती जिन नदियों का आपको आज के समय में पता ही है दोस्तों, उनकी शुष्कता भी इसका एक कारण हो सकती है। इसके अलावा नदियों के मार्ग में परिवर्तन होना, नदियाँ अपने रास्ते बदलती रहती हैं, सभ्यता उसी के किनारे पर बसती है। और ये ऐसे तो कोई था नहीं कि यहाँ पे जब पंपिंग सेट लगे हुए थे, अगर इनको सही पानी नहीं मिलेगा तो हो सकता है इनके जनजीवन पर खतरा आया हो, और नदी मार्ग में परिवर्तन आने की वजह से या बाढ़ आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का यह भी कारण हो सकता है। जल पलायन भी इसका मुख्य कारण होता है। बाह्य आक्रमण को भी इसका कारण माना जाता है कि किसी और सभ्यता ने शायद इस पर कोई आक्रमण किया हो, और कोई वो आक्रांता टाइप से कोई सभ्यता हो और उसके आक्रमण से ये सभ्यता का ख़त्म हो गया हो। और जलवायु परिवर्तन, यही इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन इससे नहीं बनता है, लेकिन हमको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि शायद इसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पाकालीन नगरों का क्रम क्या है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पाकालीन नगरों में सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के नगरों का सबसे बड़ा स्थल है। और भारत में पहले धोलावीरा, उसके बाद हड़प्पा का नाम आता है, और ये दोनों ही पाकिस्तान में स्थित है। तो क्वेश्चन आए कि हड़प्पाकालीन नगरों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, और ऑप्शन में मोहनजोदड़ो हो तो आप मोहनजोदड़ो लगाए। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पाकालीन नगरों में भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। तो हड़प्पाकालीन, माफ कीजिएगा, तो हड़प्पाकालीन नगरों में क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और भारत में सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा नहीं है। धोलावीरा पहले हुआ करता था। आपको याद रखना होगा कि हरियाणा का राखीगढ़ी जो है वर्तमान में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। क्वेश्चन बन जाता है, हो सकता है क्या पता कुछ भी सब कुछ छुट गए, यहीं से दो क्वेश्चन बनना हो, एक क्वेश्चन वो यहीं से ही आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल क्या है, तो राखीगढ़ी है। पशुपति की मोहर के बारे में, जिसके बारे में शायद मैं इसकी फ़ोटोज़ नहीं लगा पाया हूँ, मैं उसको ग्रुप में शेयर कर दूँगा कि पशुपति की मोहर नहीं शायद मैंने लगाई हुई है। मैं एक सेकंड मैं आपको ऊपर देख के बताता हूँ। हाँ, मैं इसको यहाँ पे लगाया हूँ, मैं इसको वहीं पे सेट कर देता हूँ ले जाकर। दोस्तों, पशुपति की मोहर, मैं इसको समझ ले लिया है कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आपको बचना नहीं चाहिए। पशुपति की मोहर, इस मोहर में आप देख सकते हैं कि एक योगी की आकृति में एक व्यक्ति बीच में बैठा है, जिसको शिव पशुपति आदि शिव कहा जाता है। और यहीं पर कहा जाता है कि यह जो है आकृति संभवतः शिव के पशुपति रूप को दर्शाती है। पशुपति का मतलब होता है कि पशुओं का स्वामी। इसमें शायद इस तरह दर्शाया गया है कि ये जो है शिव हैं और ये सभी पशुओं के स्वामी हैं, क्योंकि इनके इधर गिधर पशुओं को दिखाया गया है। और मुख्य रूप से 4 पशुओं से घिरी हुई है। 4 पशु, जैसे कि आप इस मूर्ति में आप इसके किनारे से बने आप देख सकते हैं कि 4 पशु कौन कौन से हैं। एक पशु में तो आपको देख सकते हैं गेंडा, आप खुद देख सकते हैं गेंडा है, एक भैंस है, हाथी है और बाघ है। देखिए, जैसे मैं आपको दिखा दूं, आप थोड़ा ध्यान पड़े तो देखिएगा, ये बाघनुमा है, ये एक बाघ है, ये एक हमको इधर हाथी दिखाई दे रहा है, एक भैंस है, ये जो भैंस है, और ये ऊपर एक गेंडा है। तो 4 जो है पशु इनके ऊपर की साइड हमको नज़र आ रहे हैं।
तो हाथी, बाघ, भैंस और गेंडा, और एक एक पशु और है जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये नीचे की साइड में, जो कि हिरण है। और ये दो हैं दोनों साइड में, दो हिरण दोनों साइड में जो आपको नज़र आने चाहिए। आपको याद रखने होंगे कि दो, एक हिरण ये, एक हिरण ये, एक बाघ ये, एक हाथी ये, एक ये भैंस और एक गेंडा। तो दोस्तों ये पशु तो हो गए 5, लेकिन पशुओं के चित्र हैं 6। तो कितने पशु हैं? तो 5, और पशु चित्र कितने हैं? तो वे हैं 6। और कौन कौन से हैं? हिरण है, बाघ है, गेंडा है, भैंस है, और हिरण, बाघ, गेंडा, भैंस और हाथी। तो हमारे 5 हो गए। अब क्वेश्चन यहाँ से या तो ये बन जाता है कि इनमें से कौन सा, इनमें से कोई से एक का नाम दे देता है या कोई से एक को मिस कर देता है। जब इनका कोई से एक का नाम देता है तो आपको ये सब याद होंगे, तो तब अलग रहते हैं। उसके अलावा जो एक इनका बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है, इसमें एक ऑप्शन सिंह डाल देते हैं, शेर डाल देते हैं। तो आदमी को लगता है कि यार लोयन तो होना चाहिए शेर, लेकिन हमने आपको पढ़ाया है कि इस समय के लोग सिंह से भली भांति क्या किसी भी तरह से परिचित नहीं थे। तरह तरह के फोटोज मिले, चित्र मिले इनके द्वारा बनाए गए, लेकिन कहीं पर भी सिंह नहीं मिला। तो आपको याद रखना होगा कि सिंह का कोई स्थान पशुपति की मूर्ति में भी नहीं है। यह मूर्ति कई सारे क्वेश्चन अपने आप में लिए बैठी है, तो आपको इसको याद रखना होगा। तो इसी के साथ में आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको एक वीडियो सीरीज में दे देंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा वैदिक सभ्यता के ऊपर होगा, और हम में जो कमियां रह गई हैं, हमारे पढ़ाने में जो कमियां हैं, या हमको जो कुछ नया करना चाहिए, दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं आप हमको इस बारे में बताएंगे कि हमको क्या नया करना चाहिए, जिससे कि हम भविष्य में और सुधार कर सकें, आपको और अच्छा कंटेंट प्रदान कर सके, और आपकी सफलता के रास्ते में एक छोटी सी चींटी की भांति हमारा भी कोई सहयोग हो, हम भी आपके साथी बने। तो दोस्तों आपको भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज आपको का साथ यहीं पे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार। कल फिर मिलते हैं। और हाँ, कल से हम आपके लिए करंट अफेयर भी लगातार जल्दी से, मैंने सोचा है कि मैं आपको फटाफट से आपको करंट अफेयर, क्योंकि 10 नंबर का आना है, उसको आपको रिवीजन किसी अच्छी ऑथेंटिक बुक के साथ में आपको उसको फटाफट रिवीजन करा दूँ, और ग्रुप में भी मैं उसको उसके नोट शेयर कर दूँ फट से, जिससे आप समय रहते करंट अफेयर को स्थान दें, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा और उसे आपको परीक्षा में आगे बढ़ाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।